नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, आज हमारी MP जीके की जो टारगेट सीरीज चल रही है MP PSC 2025 के लिए, उसका 31 लेक्चर है। दोस्तों, 30 लेक्चर बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। आप एक बार उन पर विजिट कीजिए और उनको ज़रूर देखिए। दोस्तों, MP PSC 2025 में ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 57-58 दिन बचे हुए हैं। यहाँ सीरीज कंटिन्यू रहेगी, तो ज़रूर इसे डेली देखना ना भूलें। अब इसी टाइमिंग में मैं आज से चेंज कर रहा हूँ। अब यह लेक्चर आपको डेली 6 PM पर मिलने वाला है, क्योंकि 10 बजे बहुत सारे व्यक्ति अपना दूसरा काम करने लगते हैं, तो वह देख नहीं पाते हैं। अब यह लेक्चर डेली आपको 6 बजे मिलेगा। कभी आपको अपने MP PSC में 90 नंबर सिक्योर करने हैं, तो इस सीरीज को बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए और इसे ज़रूर देखिए। जैसे इसका मैंने बताया, टैगलाइन दिए, इससे बाहर कुछ नहीं, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं वह PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो MP PSC द्वारा पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले लेक्चर नंबर 30 के क्वेश्चन ऑफ द डे हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भैया, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई है 1978 में। फिर पीथमपुर किस जिले में है? तो पीथमपुर औद्योगिक केंद्र आप सभी को पता है धार जिले में स्थित है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको कवर होंगे। साथ में जिन बच्चों ने कमेंट किया उनका धन्यवाद, और डेली क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको देना है भैया। अब देखिए, आइए आज का पेपर हम सॉल्व करते हैं, या आज का जो लेक्चर हम शुरू करते हैं। उसका पहला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंग अनुपात सबसे कम है? डेली लिंग अनुपात का प्रश्न हम कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, सर आप जो फैक्ट बता रहे हैं वह क्लियर बता रहे हैं, यानी पेपर में वहीं से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जा रहा है। आज वापस रिवीजन करते हैं। मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात 931, 2001 में 919 था, 12 अंकों की वृद्धि हुई थी। फिर राष्ट्रीय स्तर का लिंग अनुपात की बात करते हैं, 943 है। मध्य प्रदेश के चार बड़े लिंग अनुपात वाले जिलों की हम बात करते हैं जिनका लिंग अनुपात 1000 से अधिक मिलता है। तो बा अली की मंडी मैंने आपको ट्रिक बताया था। बा से बालाघाट, अली से अलीराजपुर, माँ से मंडला, डी से डिंडोरी। बालाघाट का 1021 कल पूछा गया था। उसके बाद जो अलीराजपुर है, अलीराजपुर का आपको देखने को कितना मिलने वाला है? 1011। फिर आपको मिलेगा मंडला का 1008, और डिंडोरी का मिलेगा 1002। ठीक है, सबसे कम जिले की बात करते तो भिंड का है, आप सभी को पता है। और कितना है वहाँ का? 837 वहाँ का लिंग अनुपात है। उसके बाद मुरैना का नंबर आता है, मुरैना का कितना है? 840 है। तो इन सभी बातों को वापस आपको याद रखना है। लिंग अनुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? भिंड। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर स्थित है? बहुत बार डिस्कस किया है हिंडोला महल की। एक और बात हम बात कर लेते हैं। तो हिंडोला यानी होता है भैया झूला। क्या होता है? हिंडोला यानी होता है झूला। और जो हिंडोला महल है यह कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ मांडू। और मांडू कहाँ पर है? धार जिले में स्थित है। तो मांडू धार में हिंडोला महल देखने को मिलता है। यहाँ 77 डिग्री के एंगल पे क्या है? इंक्लाइंड है, यानी इसे झूला हुआ महल बोला जाता है। यहाँ कितने डिग्री पर? 77 डिग्री पर झूला हुआ, जैसे पहाड़ी पर बना हुआ है, जो कि 77 डिग्री इंक्लाइंड है पृथ्वी के साथ। ठीक है, इसको हुसंग शाह के कार्यकाल के दौरान बनवाया गया था। यह भी बात याद रख लेना, किसने बनवाया? इसका आंसर हमें कहीं पे नहीं मिला। तो हुसंग शाह के कार्यकाल के दौरान बनवाया गया था। यहाँ पर मैंने जहाज महल अपन ने कल देखा था, गयासुद्दीन द्वारा बनवाया गया था, जो कि मुंज और कपूर तालाब के बीच में स्थित था। यह बात मैंने बताई थी, गयासुद्दीन द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर अशरफी महल भी है। फिर उसके बाद जामी मस्जिद है। हुसैन शाह का मकबरा है, जो कि किससे? संगमरमर द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ओरछा कहाँ पर? तो सर ओरछा निवाड़ी जिले में आता है, और यहाँ पर हमें राम राजा का मंदिर देखने को मिलता है। भारत में एकमात्र स्थान है यहाँ पर राम भगवान को राजा के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, चित्रकूट हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो चित्रकूट हमें सतना में देखने को मिलता है। ठीक है, रामायण कालीन स्थल है, आपको याद रखना है। शिवपुरी, तो शिवपुरी शहर में ही है सर। यहाँ पर हमें टाटा टोपी की समाधि स्थल मिलता है। साथ में यहाँ पर माधव नेशनल पार्क भी स्थित है। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भगोरिया उत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो सबसे पहले भगोरिया उत्सव की बात कर लेते हैं।
तो भगोरिया उत्सव भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये बात आप सभी को पता है। यह 7 दिवसीय त्यौहार है, यानी 7 दिनों तक बनाया जाता है। यहाँ हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन माह में मनाया जाता है। अब जब फागुन माह कब, जब होली आती है, तो होली के दौरान हमारे यहाँ क्या भगोरिया उत्सव मनाया जाता है भील जनजाति द्वारा। और यह कब आती है हमारे यहाँ होली, तो आप सभी को पता है सर, मार्च और अप्रैल के समथिंग होली आती है। मेनली मार्च में आती, तो मार्च महीने में भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। यह बात आपको याद रखना है, ठीक है। यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है भील जनजाति का, तो इन सभी को आपको याद करना है, ठीक है। 3 चरण में यह होता है। पहले चरण को बोलते हैं गुलालिया हाट, दूसरे को बोलते हैं भगोरिया हाट, और तीसरे को बोलते हैं उजाड़िया हाट। तो इन सभी को आपको याद रखना है। उजाड़िया में जब मेला ख़त्म होने लगता है उसे बोलते हैं। यहाँ पर भगोरिया में युवक युवती एक दूसरे को पसंद करते हैं। और गुलालिया में क्या होता है, बाज़ार लगता है जिसमें लोग बाग अपने ज़रूरत के सामानों को खरीदते हैं। तो आपको इन सभी को बारे में याद रखना है। भगोरिया उत्सव भील का है। सबसे पहले कब लगता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन माह में लगता है। इस बात को जरूर याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भोपाल में आयोजित लोकरंग समारोह कितने दिन का होता है? क्या पूछा है? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि लोकरंग समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो लोकरंग समारोह भोपाल में आयोजित किया जाता है। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक यह त्यौहार चलता है या यह समारोह चलता है। इसमें मध्य प्रदेश की जो विभिन्न सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है। मध्य प्रदेश का जो सांस्कृतिक विभाग है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। मेनली यह जनवरी माह में जब हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उस दौरान यह समारोह आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्राचीनतम आग महाकल्प की चट्टानें पाई जाती हैं? तो भैया जिसने चट्टानों का वीडियो देखा होगा, मध्य प्रदेश की चट्टान जो हमने कोर्स में पढ़ाया है उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि सबसे प्राचीन चट्टानें हमें कहाँ पर मिलती हैं और सबसे नवीन चट्टानें कहाँ पर मिलती हैं। तो देखो, सबसे जो प्राचीन चट्टानें हैं वहाँ हमें बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलती है। कौन सी? बुंदेलखंड क्षेत्र में, जिसे आग महाकल्प की चट्टानें या आर्कियन क्रम की चट्टानें कहा जाता है। जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वह सबसे पुराना क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी यहाँ पर सबसे प्राचीन चट्टानें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो चट्टानें मिलती हैं उन्हें गुलाबी ग्रेनाइट के नाम से भी जाना जाता है, यानी गुलाबी कलर की यहाँ पर ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती है जो बुंदेलखंड में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद बनता है धारवाड़, आप सभी को पता है। उसके बाद कुड़प्पा आता है। कुड़प्पा के बाद आप सभी को पता है क्या बनता है, विंध्यन बनता है। और विंध्यन के बाद आपको मालूम होगा क्या बनता है, गोंडवाना। और सबसे नवीन चट्टानें हमें मालवा वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसाल्टिक चट्टानें कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है, जो कि ज्वालामुखी के उद्गार से बनी है। आग महाकल्प की चट्टानें भी ज्वालामुखी के उद्गार के स्वरूप ही बनी थी, परंतु यह सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। तो सबसे प्राचीन चट्टानें हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? बुंदेलखंड के पठार में देखने को मिलती है। सबसे नवीन चट्टानों की बात करेंगे तो आप बताना कि भैया मालवा के पठार में देखने को मिलती है बेसाल्टिक क्रम की चट्टानें। अब देखो, धारवाड़ तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, कुड़प्पा सर हमारा रीवा, पन्ना, छतरपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो भैया यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, यहाँ पूछा हुआ है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले का सर्वाधिक लिंग अनुपात है? तो बालाघाट में। तो बालाघाट में अधिकतर जनजातियाँ ही निवास करती हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का लिंग अनुपात भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? बालाघाट जिले में देखने को मिलता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आप सभी को पता है लगभग 89% अलीराजपुर में रहती है। जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर रहती है? धार में रहती है। मध्य प्रदेश में 21.1% अनुसूचित जनजाति हमारे यहाँ रहती है, यानी हर 5वां इंसान हमारे यहाँ किसका है? शेड्यूल्ड ट्राइब या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति आप सभी को पता है भील जनजाति है। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में आधुनिक सचिवालय का गठन कब किया गया था? तो सचिवालय क्या होता है? तो सर यहाँ पर हमारा जो मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव होता है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसका मुख्यालय या जो उसका बैठने का हेडक्वार्टर होता है उसे क्या बोला जाता है? सचिवालय बोला जाता है।
और मध्य प्रदेश का सचिवालय आप सभी को पता है भोपाल में स्थित वल्लभ भवन में लगता है। ठीक है, कहाँ पर है वल्लभ भवन, तो भैया याद रखना भोपाल में है। और नवीन सचिवालय का कब गठन किया गया था, तो नवंबर 1956 में किया गया था। मध्य प्रदेश के पहले सचिव आप सभी को पता है के बी कामत जी थे। और मध्य प्रदेश के वर्तमान सचिव आप सभी को पता है क्या है, अनुराग जैन है, जिन्हें अक्टूबर 2024 में नियुक्त किया गया है। तो इन सभी पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि सचिवालय को क्या कहा जाता है, पहले कौन थे, वर्तमान कौन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। तो सर 2 दिन पहले भी आपने हमें एक बताया था कि भालखुंड जलप्रपात, और बताया था यह भालखुंड जलप्रपात बीना में स्थित है, बीना सागर में। और किस नदी पर बना हुआ है, तो बीना नदी पर ही यह जलप्रपात बना हुआ है। तो नहीं है पूछा, तो भैया भालखुंड जलप्रपात नहीं है। देखो मंदार ऐसा बोलते हैं खंडवा जिले में बनता है, ठीक है, मंदाता नगरी के पास। दर्दी भी खंडवा जिले में ही बताया जाता है, खंडवा के आइट साइड दर्दी जलप्रपात। कपिलधारा अनूपपुर में बनता है। फिर बेड़ाघाट जलप्रपात या जिसे हम धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं, वह कहाँ पर, तो सर वह जबलपुर में है। फिर एक और कपिलधारा के आगे हमें एक और जलप्रपात देखने को मिलता है दुग्धधारा, तो दुग्धधारा जलप्रपात भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, अनूपपुर जिले में मिलता है। तो यहाँ मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। तो नर्मदा नदी पर भालखुंड जलप्रपात नहीं बनता है। कभी आपने ऑप्शन देख के आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सा, तो भैया भालखुंड तो याद होगा, 4 बार याद करा दिया है आपको, उसी से आप इसका राइट आंसर लगा देते हैं। अब अगले प्रश्न पे जाने से पहले टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 35 टेस्ट, टोटल कितने, 35, 15 टॉपिक वाइज प्लस 20 FLT, मात्र 99 रुपये में आपको मिलने वाली है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो PSC बाय DC सर, वहाँ पर आपको मात्र 99 रुपये में क्या मिलने वाले हैं, 35 टेस्ट मिलने वाले हैं। इसकी PDF भी आपको मिलेगी, तो जिसके कारण आप इसकी PDF निकला कर उसे ऑफलाइन मोड पर भी दे सकते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत सुविधाजनक है, 99 रुपये ज़्यादा नहीं है। आप डाउनलोड कर लो PSC बाय DC सर की एप्लीकेशन को, और इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ रहा उसका शेड्यूल, देखिए 8 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब नवा टेस्ट भारत का भूगोल है, जो 21 तारीख के दिन आयोजित होने वाला है, यानी परसों के दिन यह टेस्ट 11 बजे आपके सामने लाइव होगा। तो भैया तैयार रहना इस टेस्ट के लिए, पढ़ लो भारत का भूगोल 2 दिन, और इस टेस्ट को जरूर देना। आपकी तैयारी का एनालिसिस आप आराम से कर पाओगे। एक और टेस्ट सीरीज है जो कि 299 में मिल रही है, जिसमें आपको 14,000 प्लस प्रैक्टिस प्रश्न भी मिल रहे हैं। तो दोनों में से आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपका फ़ायदा जरूर होना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के बजट 2019-20 के बजट प्राक्कलनों के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमतों का कितना प्रतिशत रखा गया है। तो भैया 19-20 का सर अब कोई नहीं पूछेगा, आप हमें 24-25 का बता दो, क्योंकि हमारे एग्जाम में 24-25 पूछा जाएगा। तो देखो भैया 24-25 की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने 4.1% का क्या रखा है, राजकोषीय घाटा होने का अनुमान रखा है। ठीक है, राजकोषीय घाटा यानी क्या होता है कि भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार जितना पैसा लगा रही है उससे वापस कितना पैसा आ रहा है, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 2024 जो जुलाई 2024 में बजट पेश हुआ था, उसके अनुसार जो टारगेट रखा है उन्होंने कितना रखा है, 4.1% का टारगेट रखा है। तो याद रखना 2024-25 का याद रख लो, 21-19-20 का कोई नहीं पूछने वाला। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। औद्योगिक विकास केंद्र हिंगोना खुर्द मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो हिंगोना खुर्द एक नया औद्योगिक केंद्र आपको सुनने में आ रहा होगा। तो यहाँ जो औद्योगिक केंद्र है वह कहाँ पर है, मुरैना जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ पर एक और मैंने बताया था कौन सा, बानमोर औद्योगिक केंद्र भी है मुरैना में। यहाँ पर ACC कंपनी द्वारा पहला सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी 1922 में, जो कि मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री थी। फिर देखो कुछ अन्य की हम बात कर लेते हैं। तो भिंड जिले में हम बात करते हैं तो भिंड में आपको मिलेगा दबोहो करके, साथ साथ यहाँ पर एक और मेहगांव करके भी 2 औद्योगिक केंद्र देखने को मिलेंगे। फिर आप ग्वालियर जाएंगे तो ग्वालियर में आपको बिलौआ करके एक मिलेगा और एक मिलेगा गोसपुरा। ठीक है, फिर शिवपुरी में जाओगे तो शिवपुरी में आपको मिलेगा भैया क्या, बड़ौदी, भदोही या बड़ौदी 2 नाम लिखे रहते हैं, तो दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है,
फिर आपको विजयपुर में, गुना में क्या मिलने वाला है, विजयपुर मिलने वाला है। यहाँ पर आप सभी को पता है NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का कारखाना लगा हुआ है जो कि उर्वरक उद्योग से संबंधित है। अमेरिका इटली दोनों देश की सहायता से इसे लगाया गया था। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2016-17 में माह दिसंबर तक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम द्वारा मध्य प्रदेश में कितने रोजगार निर्मित किए गए हैं। देखो इनके हिसाब से 2,66,000 थे, पर आंकड़ा कब का था, 2016-17 का। अब मध्य प्रदेश भारत सरकार द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई 2021-22 की। कब, 2021-22 की एक रिपोर्ट पेश की गई, उसके द्वारा जो MSME के आंकड़े बताए गए हैं मध्य प्रदेश में, उनकी हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको याद रखना है रजिस्ट्रेशन। तो हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन हुए हैं MSME में वह कितने हुए हैं, तो लगभग 11 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं और रजिस्ट्रेशन के मामले में मध्य प्रदेश 7वें स्थान पर है। ठीक है, अब MSME उद्योग हमारे यहाँ कितने लगे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में अभी तक 26.74 लाख MSME उद्योग खुल चुके हैं। ठीक है, कितने लोगों को रोजगार इन्होंने प्रदान किया है, तो लगभग 48.40 लाख लोगों को इन्होंने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से क्या दिया है, रोजगार दिया है। तो ये सभी नवीन आंकड़े हैं जो कि 2021-22 की जो भारत सरकार की रिपोर्ट थी उसके अनुसार है, पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर रोजगार निर्मित की बात की थी, तो रोजगार निर्मित कितने, लगभग 48.80 लाख हमारे यहाँ क्या हो चुके हैं, रोजगार निर्मित किए जा चुके हैं। ठीक है, और देखो मैं कुछ और बात बता देता हूँ। तो मध्य प्रदेश MSME विभाग कब बनाया गया था, तो सर बनाया गया था 5 अप्रैल 2016 के दिन। MSME विभाग, मध्य प्रदेश MSME विकास नीति कब लेके आई, तो नीति लेके आई थी सर 2021 में। कब लेके आई थी, 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या लेके आया गया था, तो मध्य प्रदेश सरकार MSME नीति लेके आई थी। 2024 का जो बजट आया जुलाई में, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने MSME के लिए 1 लाख कितने, या ऐसा कर लो 1218 करोड़ रुपए प्रदान किए। कितने, 1218 करोड़ रुपए प्रदान किए गए MSME विभाग को। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सलालम खेल का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया था, तो सलालम एक भैया पानी का खेल है जो कि पानी में आयोजित किया जाता है, यहाँ महेशभर में आयोजित किया गया था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ पर हुए थे, तो मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए थे। मध्य प्रदेश के भोपाल या मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित हुए थे। ठीक है, इसका आयोजन मिश्रित रूप से किया गया था। कुछ जैसे कि अपनी साइकिलिंग है वहाँ दिल्ली में आयोजित की गई थी, तो आपको याद रखना है। इसमें जो मध्य प्रदेश का स्थान था वह तीसरा रहा था इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और पहले नंबर पर रहा था महाराष्ट्र। ठीक है, बस इतना याद रख लो। अब देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार राज्य में आयोजित किए जाएंगे, तो ये पॉइंट नया है, करंट अफेयर है, तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 का मलखम्ब खेल विद्या हेतु अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो देखो 2022 में मलखम्ब खेल में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था सागर कैलाश ओवालकर को। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार कौन सा देती है, तो प्रभात जोशी देती है सर। 2013 से स्टार्ट किया गया था। अर्जुन बख्तवारिया इसके पहले प्राप्तकर्ता थे, यह भी मैंने बताया था। फिर 2018 में मलखम्ब अकादमी खोली जा रही, कहाँ पर, उज्जैन में। तो इन सभी पॉइंट को भी आप याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन स्थल था, तो भैया मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया था। तो इसके सभी जो जितने भी नाम लिखे हैं इन सभी स्थानों पर आयोजन किया गया था। मत याद रखो, अब नहीं पूछेगा क्योंकि अब 2025 आने वाला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के निम्न समारोह उत्सवों एवं उनके आयोजन किए जाने वाले स्थानों के नाम को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो देखो सर, हमें तो एक ही आपने बता रखा है और उसका नाम है भोज। और भोज हमें पता है सर, आपने 2-3 दिन पहले पढ़ाया था, कहाँ पर, धार में आयोजित किया जाता है। यानी सेकंड का क्या है सर, थर्ड ऑप्शन है। तो सेकंड का थर्ड ऑप्शन सर मुझे एक ही में मिल रहा है, बाकी में चौथा 1, 2, तो ये 3 ही गलत है। तो एक ही ऑप्शन से आपने क्या कर लिया, इसे कवर कर लिया। हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो भैया, ध्रुपद समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ध्रुपद समारोह भोपाल में आयोजित किया जाता है। फिर मुक्ति भोज समारोह कहाँ पर, तो भिंड में आयोजित किया जाता है। मालवा उत्सव कहाँ पर, उज्जैन में। मालवा उत्सव इंदौर में भी आयोजित किया जाता है।
तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। मालवा उत्सव मांडू में भी आयोजित किया जाता है। तो 3 स्थानों पर मालवा उत्सव मनाया जाता है, इंदौर, उज्जैन और मांडू धार में। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया। अब देखो, कालिदास समारोह, विक्रम उत्सव, ये दोनों उज्जैन में होते हैं। फिर तानसेन समारोह कहाँ पर होता है? तो तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है। फिर किशोर कुमार सम्मान होता है हमारे यहाँ। तो किशोर कुमार सम्मान हमें कहाँ पर आयोजित किया जाता है? खंडवा में किया जाता है। फिर होता है एक अपना बहुत सारे होते हैं ऐसे तो, पर देखिए एक माखनलाल चतुर्वेदी समारोह भी होता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जनजाति का वह प्रचलित युवा गृह के नाम से सुमेलित नहीं है? तो देखो सर, मुड़िया जनजाति में तो घोटुल है। मुड़िया किसकी है सर? तो गोंड की उपजाति है। और गोंड में कल ही आपने बताया था कि इनके युवा गृह को क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है। यहाँ पर एक साथ लोग बाग रहते हैं और सांस्कृतिक और सामाजिक जितने भी विधाएँ हैं उनको सीखते हैं। बाद में यहीं पर अब किसी भी स्त्री को पसंद कर लेते हैं, उसके साथ इनका विवाह हो जाता है। तो यहाँ क्या है? घोटुल, मुड़िया, गोंड जनजाति का उपगिरह। मुंडा का गति हो रहा है, आपको याद रखना है। उराव का धूमकेरिया है। यानी जो भुइया जनजाति है उसका रंगभंग क्या नहीं है? युवा गृह नहीं है। तो सर रंगभंग किसका है? तो रंगभंग भैया आपको याद रखना है भारिया जनजाति का क्या है? उपगिरह है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी वाला, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा था। तो रंगभंग किसका है? भारिया का है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर पूछेगा भुइया का कौन सा है? तो भुइया का आप याद रख लेना, धांगर बासा। क्या? धांगर बासा भुइया जनजाति का युवा गृह कहलाता है। तो इन सभी युवा गृह को याद रखना है, क्योंकि 10वीं यूनिट से आपके यहाँ पर से प्रश्न पूछा जा सकता है। गोंड का घोटुल, मुंडा का गति ओरा, फिर रंगभंग किसका है? भारिया का है, उराव का धूमकोरिया और भुइया का धांगर बासा युवा गृह कहलाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को सफ़ेद बाघों के प्रथम प्रजनन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो भैया रीवा में पड़ता है गोविंदगढ़। और आप सभी को पता है कि गोविंदगढ़ मुख्य रूप से सफ़ेद टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहीं पर सफ़ेद बाघ का प्रजनन केंद्र विकसित किया जा रहा है। देखो, आपने एक सुन रखी होगी, सफ़ेद टाइगर आपको देखना है तो कहाँ जाएंगे? रीवा में। तो मार्तंड सिंह के नाम पर एक सफ़ेद टाइगर की सफारी बनाई गई, वो कहाँ पर स्थित है? सतना में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, सफ़ेद टाइगर की भूमि रीवा को कहा जाता है। इसकी कहानी सुन लो कि मोहन जो है, जितने भी आज हमें सफ़ेद बाघ देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ जो मोहन एक बाघ था उसकी प्रजाति, मतलब सभी उसके वंशज हैं। इसको जो मार्तंड सिंह थे राजा रीवा रियासत के, उनके द्वारा सीधी के बरगढ़ी नामक स्थान से पकड़ा गया था। और बड़गढ़ी स्थान से पकड़कर यहाँ किसमें? इसको गोविंदगढ़ के किले में रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो मोहन था वो उपवास भी रखता था, रविवार के दिन यहाँ कभी भी मांस नहीं खाता था। ऐसी कहानी कही जाती है, परंतु अपन को याद रखना है कि कहाँ पर विकसित किया गया है प्रजनन केंद्र। तो सर जहाँ पर सफ़ेद टाइगर हमें देखने को मिलते हैं वहीं पर किया गया होगा। तो गोविंदगढ़ में मुख्य रूप से सफ़ेद टाइगर का प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मालती माधव किसकी कृति है? तो मालती माधव 10 बार बता दिया है कि मालती माधव किसकी? भवभूति की कृति है। अब हम भवभूति की बात करते हैं तो भवभूति किसके दरबार में थे? तो कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबार में यह कवि थे। बताया था ये बात भी मैंने। फिर इनका जो बचपन का नाम था वह था श्रीकंठ। ये सब याद रख लेना क्योंकि पूछा जाता है। तो श्रीकंठ क्या है? इनका बचपन का नाम है। इनकी कुछ कृतियाँ हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो एक तो हो गई मालती माधव, एक हो गई महावीर चरित्र और दूसरी हो गई उत्तर रामचरित्रम। ये सभी क्या हैं? इनकी कृतियाँ हैं। किसकी? भवभूति को। और भवभूति को क्या कहा जाता है? भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पद्माकर की रचनाएं। तो पद्माकर कौन थे? तो पद्माकर सर आपने बताया था कि यह सागर जिले में इनका जन्म हुआ था और यहाँ रीति काल के अंतिम कवि थे। कौन थे? रीति काल के अंतिम कवि थे। यहाँ भी ओरछा नरेशों के दरबार में रहे और इनकी जो रचना थी वह थी जग विनोद। इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, जैसे राम रसायन बताया होगा सब मैंने। फिर उसके बाद गंगा लहरी,
प्रबोध 50, हितोपदेश, ये सभी किसके द्वारा लिखी गई थी? पद्माकर जी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो रामचंद्रिका के जो रचयिता हैं वह कौन है? आचार्य केशव है। ठीक है, इन्हें रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है, आचार्य केशव को। इनका जो जन्म हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? ओरछा में इनका जन्म होता है। ठीक है, इनको ऐसा कहा जाता है कि यह कठिन काव्य के प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत भी किसे कहा जाता है? आचार्य केशव को कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं उनकी हम बात करते हैं तो कवि प्रिया और रसिक प्रिया, ये इनके दो क्या थे? मुक्तब काव्य थे। उसके बाद इन्होंने छंदमाला लिखी, रतन बावनी लिखी, वीर सिंह देव चरित्र लिखी। ये सभी कृति किसकी हैं? तो ये सभी कृति आचार्य केशव की हैं। तो इन सभी को आपको याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो देखिए अगले प्रश्न पे जाने से पहले एमपीपीएससी का भैया टारगेट बेच चल रहा है। रिकॉर्डेड और ऑनलाइन फॉर्म में आपको मिल जाएगा। डेमो देखना हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। इसका प्राइस घटाकर 1499 किया गया है। 1499 के लिए आपको कूपन कोड क्या लगाना है? DC सर कूपन कोड लगाना है और इसके थ्रू आपको क्या मिल जाएगा? यह कोर्स मात्र 1499 में मिल जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लासेस से PDF भी मिल रही है, सब कुछ आपको इसमें प्रदान किया जाएगा। तो भैया इसे भी ज्वाइन कर लो क्योंकि यहाँ भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। यूनिट 9, यूनिट 7, यूनिट 6 इसमें अभी वर्तमान में चल रही हैं और साथ में यूनिट 2, तो चारों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, इसे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। अब देखिए करंट अफेयर की हम बात कर लेते हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय खोला गया है? तो यह राजकीय विश्वविद्यालय है और रानी अवंतीबाई लोधी लिख लेना भैया। रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो यह खोला गया है सागर जिले में। ठीक है, सागर में आप सभी को पता होगा एक गौर साहब का एक कॉलेज है, उसका नाम आपको बताना है कि उस कॉलेज का नाम क्या है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश जो पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में महाराणा प्रताप लोक प्रस्तावित है? तो भैया मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था कि जो भोपाल है, भोपाल में क्या बनाया जा रहा है? महाराणा प्रताप लोक बनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? डी वाला। तो आज का कैसा लगा आपको लेक्चर? इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। अब आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर देके जाना है कि मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। दूसरा है मध्य प्रदेश के वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखता हूँ कितने लोग सही आंसर देते हैं। अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर 32 के साथ कल वापस से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।